नमस्कार दोस्तों, लाइफ की पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट सीरीज का यह थर्ड वीडियो है। इससे पहले भी हमने स्टॉक मार्केट पर 2 वीडियो और बनाया है, जिसमें हमने स्टॉक मार्केट के बेसिक चीजों को समझाने का प्रयास किया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लें, ताकि इस वीडियो में जो बताऊं उसको आप आसानी से समझ सकें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को हम कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस है क्या। फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करना या कंपनी का फाइनेंशियल रिव्यू करना ही फंडामेंटल एनालिसिस है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम किसी भी कंपनी के बारे में ये जानने का प्रयास करते हैं कि वो कंपनी बिजनेस क्या करती है, या कंपनी जो अपना प्रोडक्ट को सेल कर रही है उसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि जिस शेयर का हम फंडामेंटल एनालिसिस जानना चाहते हैं वो क्या बिजनेस करती है। बिजनेस उसका किस प्रकार का है, मोनोपोली बिजनेस है या उसका कोई कॉम्पिटिटर भी है। मोनोपोली का मतलब ये होता है कि वो कंपनी जो बिजनेस कर रही है वैसा बिजनेस करने वाला और कोई कंपनी नहीं है। जैसे हम एग्जांपल में आईआरसीटीसी को देख सकते हैं। आईआरसीटीसी क्या करती है, रेलवे सर्विस देती है। रेलवे सर्विस देने वाला और कोई कंपनी नहीं है आईआरसीटीसी को छोड़कर। तो आईआरसीटीसी को हम बोल सकते हैं कि वो उसका बिजनेस मोनोपोली है। और कॉम्पिटिटर का अगर एग्जांपल देखें तो हम जानते हैं कि एयरटेल का कॉम्पिटिटर जियो है, क्योंकि दोनों सेम सर्विस देती है, दोनों में कंपटीशन होता है, ये दोनों आपस में कॉम्पिटिटर है। कॉम्पिटिटर को समझने के लिए या कॉम्पिटिटर कौन हो सकता है उसको जानने के लिए हमें जानना होगा कि जिस शेयर का हम सिलेक्शन कर रहे हैं उसका सेक्टर क्या है। अगर हम सेक्टर जान जाएं कि ये आईटी सेक्टर का है या फाइनेंशियल सेक्टर का है तो उसका हम कॉम्पिटिटर को जान सकते हैं। इतना जानने के बाद हमें उसका क्वार्टरली और एनुअली रिपोर्ट देखना होगा कि क्वार्टर में उसका सेल इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर एनुअली उसका सेल इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। अगर सेल इंक्रीज हो रहा होगा तभी कोई कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है। अगर किसी कंपनी का सेल ही नहीं है तो उसको प्रॉफिट कहां से मिलेगा। तो इन सब चीजों को हम चेक करेंगे। तो ये सब चीज हमें कहां से मिलेगी, तो आपको मालूम होना चाहिए इस सेबी के गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक क्वार्टर में उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट पेश करना पड़ता है। एक साल में टोटल 4 क्वार्टर होता है। क्वार्टर 1 हम अप्रैल मई जून को बोलते हैं, क्वार्टर 2 जुलाई अगस्त सितंबर, क्वार्टर 3 अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और क्वार्टर 4 जनवरी फरवरी मार्च को। प्रत्येक क्वार्टर के अंत में प्रत्येक कंपनी अपना क्वार्टरली रिपोर्ट पेश कर देती है, और साल भर में एक बार एनुअली रिपोर्ट भी कंपनी पेश करती है। तो इस रिपोर्ट को हम देखकर किसी भी कंपनी के फंडामेंटल स्थिति को जान सकते हैं। तो किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत टफ काम नहीं है। अगर आपने जान लिया कि उस कंपनी का सेल क्या है, अगर कंपनी सेल कर रही है तो उसको कुछ प्रॉफिट भी हो रहा होगा, तो उस कंपनी का प्रॉफिट क्या है, उसके पास कितना कैश पड़ा हुआ है, कैश फ्लो क्या है, उसके पास टोटल एसेट क्या है, या फिर उस कंपनी ने कितना कर्ज लिया हुआ है, उसका लायबिलिटीज क्या है, या फिर उस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग क्या है। अगर इन सब चीजों को आपने चेक कर लिया तो समझिए कि आपने 80% फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया। इसके बाद आपको लॉस होने की संभावना कम हो जाएगी। इन सब चीजों को हम गूगल के साइट पर जाकर चेक करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को चेक कर सकते हैं। उससे पहले आपको एक दो टर्म समझना होगा जो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करते समय मिलेगा। तो उस समय वो टर्म आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए हम उस टर्म को यहाँ समझ लेते हैं। फर्स्ट है ईपीएस। ईपीएस क्या है? ईपीएस को निकालने के लिए नेट प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं। नेट प्रॉफिट क्या एक फिक्स टाइम में होना चाहिए, अर्थात एक क्वार्टर में होना चाहिए या एक फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। इस प्रकार हम नेट प्रॉफिट को लेंगे और टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, वो ईपीएस निकल जाएगा। ईपीएस का फुल फॉर्म क्या है? अर्निंग पर शेयर, अर्थात एक शेयर पे हमें क्या प्रॉफिट हुआ उसी को हम ईपीएस बोलते हैं। दूसरा है पीई, अर्थात प्राइस टू अर्निंग। पीई का फुल फॉर्म है, इसका फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें इस कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया इन्वेस्ट करना होगा। ईपीएस हमें क्या बता रहा था? अगर हमने इस कंपनी का एक शेयर के बाय करके रखा है तो उसमें हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये हमें ईपीएस बता रहा था।
लेकिन पी हमें बता रहा है कि इस कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए हमें कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो ईपीएस जितना अधिक होगा वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें एक शेयर पे प्रॉफिट बता रहा है। अगर हमें एक शेयर पे प्रॉफिट ज्यादा मिले, अर्थात एक शेयर पे अगर प्रॉफिट हमें पहले 5 रुपया मिल रहा था, अब अगर ये एक शेयर पे प्रॉफिट हमें 6 रुपया मिले तो वो ज्यादा अच्छा है। इसीलिए जब हम ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस जितना अधिक होगा वो हमारे लिए उतना अच्छा है। लेकिन जब हम पी को देखेंगे तो पी क्या है कि किसी भी कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो अगर इस कंपनी में हमें 1 रुपया कमाने के लिए 5 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ रहा है मान लेते हैं, अब और हम किसी दूसरे कंपनी में देखें कि हमें 1 रुपया कमाने के लिए 6 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो आप किस में करेंगे? जिसमें आपको कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1 रुपया कमाने के लिए जितना हमें कम रुपया इन्वेस्ट करना पड़ा वो ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए पी जितना कम रहे वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। इस प्रकार आप ईपीएस और पी को समझ गए। अब कुछ और टर्म है उसको समझ लेते हैं। इसके बाद है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है कि कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट को सेल करने के बाद जो प्रॉफिट जनरेट करती है, जो प्रॉफिट अर्न करती है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है। तो आप समझ गए कि कोई भी कंपनी अपना बिजनेस करके जो प्रॉफिट अर्न करती है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। सेकंड है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपना बिजनेस करके जो प्रॉफिट कमाई वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, और उस प्रॉफिट में उसको सरकार को टैक्स देना होगा, अपना एम्प्लॉय को वेतन देना होगा, या फिर अपना ऑफिस को मेंटेन करने के लिए खर्च करना होगा। तो इन सब खर्च करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा वो नेट प्रॉफिट होगा। थर्ड है प्रमोटर। प्रमोटर कौन है? तो जो कंपनी को स्टार्ट करता है या कंपनी को मैनेज करता है वो प्रमोटर कहलाता है। तो इतना आप समझ गए। अब हम चलते हैं गूगल पे और देखते हैं कि किसी भी कंपनी का कैसे हम फंडामेंटल एनालिसिस को चेक करेंगे। यहाँ हम फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए 2 स्टेप को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको जिस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना है उस कंपनी का नाम लिखकर लास्ट में आपको शेयर प्राइस लिख देना है। जैसे हम यहाँ अगर टाइटन लिखते हैं तो टाइटन के साथ शेयर प्राइस लिखकर सर्च कर देना है। देखिए हमने यहाँ पे टाइटन शेयर प्राइस लिखकर सर्च कर दिया। इसके बाद आपके सामने ये पेज खुलकर आ जाएगा गूगल का। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ मैक्स पे क्लिक करना है। जैसे आप मैक्स पे क्लिक करेंगे तो इसका यहाँ आपको मैक्सिमम चार्ट दिखेगा। मैक्सिमम चार्ट आपको देखना है कि यहाँ अपवार्ड होना चाहिए, ऊपर की ओर जाना चाहिए। इस प्रकार का चार्ट चाहिए आपको। आपको ऐसा चार्ट नहीं चाहिए कि यहाँ से ये डाउन की ओर आए, ऐसा चार्ट नहीं चाहिए, या फिर ये ऊपर गया और ये पूरे डाउन हो गया, ऐसा चार्ट नहीं चाहिए आपको। आपको जो चार्ट चाहिए वो धीरे धीरे इंक्लाइन होना चाहिए ऊपर की ओर, ऐसा चार्ट आपको देखना है। ये ऐसा चार्ट है तब फिर हम उसको सेकंड स्टेप की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ आप इस कंपनी के 52 वीक में कितना का हाई लगाया है और कितना का लो तक गया है को देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ आप इसका मार्केट कैप और पीई को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि इसका चार्ट इंक्लाइन ऊपर की ओर होना चाहिए। अब हम ऐसे कुछ कंपनी को दिखाते हैं जिसमें इसका चार्ट ऊपर की ओर नहीं है। जैसे इस कंपनी को आप देख सकते हैं। इसमें जैसे ही मैक्स पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि इसका चार्ट कैसा है, यहाँ से ये डाउन की ओर आया हुआ है। तो आपको कोशिश करना है कि इन सब कंपनी से आप दूर रहें। आप एक और कंपनी देख सकते हैं। इसमें भी हम जब मैक्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका चार्ट कैसा है, यहाँ से पूरे इंक्लाइन है। तो इस तरह का कंपनी से आपको दूर रहना है। जैसे ही आपको ऐसा कंपनी का चार्ट दिख जाए तो उस कंपनी को छोड़ देना है। उसमें आपको आगे कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करना है। उस कंपनी से दूर ही रहें, ज़्यादा अच्छा है। तो आपने फर्स्ट स्टेप देख लिया कि आपको फर्स्ट स्टेप में क्या फॉलो करना है। चलिए अब सेकेंड स्टेप को देखते हैं। सेकेंड स्टेप में आपको टाइटन शेयर प्राइस के बाद एक वर्ड जोड़ देना है स्क्रीनर, और स्क्रीनर लिखकर सर्च कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनर लिखकर सर्च करेंगे तो जो फर्स्ट साइट आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। इस पेज पर आने के बाद सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये कंपनी क्या करती है, इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो ये आपको इस अबाउट सेक्शन में मिलेगा। जैसे आप अबाउट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लाइफ स्टाइल कंपनीज है। इसमें आपको वॉचेज, ज्वेलरी और आईवीआर कैटेगरीज में ये काम करती है, और ये कंपनी 1984 से टाटा ग्रुप के साथ काम कर रही है। इसके बाद आपको इस पोर्शन में चेक करना है। इस पोर्शन में सबसे पहले है मार्केट कैप। अगर आप मार्केट कैप को नहीं जान रहे हैं
तो इससे पहले वीडियो में हमने मार्केट कैप को समझाया है। आप पहले उस वीडियो को जाकर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट कैप क्या है। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उसे वहां से देख सकते हैं। मार्केट कैप को देखकर आप जान गए होंगे कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। इसके बाद यहाँ शो कर रहा है कि इस कंपनी का करंट प्राइस क्या है, ये यहाँ आप देख सकते हैं। इसने 52 वीक में हाई और लो क्या लगाया है, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे स्टॉक का पी देख सकते हैं कि 1 रुपया कमाने के लिए इस कंपनी में कितना इन्वेस्ट करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है फेस वैल्यू। इसका फेस वैल्यू क्या है, 1 है। इसका मतलब ये कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट नहीं कर सकती है अभी। फेस वैल्यू अगर 1 से ऊपर है तभी ये अपने शेयर को स्प्लिट कर पाएगी। इसके बाद आपको चेक करना है प्लेज परसेंटेज। प्लेज परसेंटेज क्या है, ये कंपनी किसी से पैसा लेने के लिए अपने शेयर को कितना गिरवी रखी हुई है। यहाँ पे 0% है। इसका मतलब यह कंपनी अपने शेयर को गिरवी रखकर पैसा नहीं उठाई है। कोई कोई कंपनी आपको मिलेगा जो अपने शेयर को गिरवी रखकर पैसा उठाई है, तो जरूरत के अनुसार 2-4% कोई कोई कंपनी अपने शेयर को गिरवी रखकर पैसा उठाती है। अगर आपको किसी कंपनी में 20% या उससे अधिक दिखे तो उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए या सोच समझकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे ईपीएस को देख सकते हैं कि एक शेयर पे आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है। इतना चेक करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आप प्रोज और कॉन्स को पढ़ सकते हैं कि कंपनी का क्या प्रोज है और क्या कॉन्स है। इसके बाद आप यहाँ पीयर कंपैरिजन में आएंगे और पीयर कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि इसका सेक्टर क्या है, यह किस इंडस्ट्री में काम करता है। और यहाँ से आप इसका कॉम्पिटिटर को भी देख सकते हैं कि इसका कॉम्पिटिटर कौन कौन सा कंपनी है। इसमें टॉप में टाइटन कंपनी है मार्केट कैप के अनुसार, सेकंड में कल्याण ज्वेलर्स आता है, थर्ड में राजेश एक्सपोर्ट आता है। इस प्रकार ये सब इसका कॉम्पिटिटर है। आपको जिस कंपनी के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए आप उस पर क्लिक करके उसका डिटेल जानकारी देख सकते हैं। इसके बाद आपको फिर नीचे आना है। इसके बाद यहाँ आप क्वार्टरली रिजल्ट को देख सकते हैं। जब भी आप बैलेंस शीट या क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो आपको ध्यान देना है कि कंसोलिडेटेड फिगर को आपको चेक करना है, स्टैंड अलोन फिगर को चेक नहीं करना है। स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड में क्या अंतर है, तो स्टैंड अलोन चार्ट में सिर्फ आपको भारत में होने वाले बिजनेस का ही डिटेल्स मिलेगा, जबकि कंसोलिडेटेड फिगर में उस कंपनी का जो भी बिजनेस है, चाहे वो भारत में हो या भारत के बाहर हो, सभी का स्टेटमेंट आपको कंसोलिडेटेड फिगर में मिलेगा। इसीलिए ऐसा कंपनी है जो भारत के बाहर है या भारत दोनों जगह अगर बिजनेस कर रहा है तो उस कंपनी का आपको कंसोलिडेटेड फिगर चेक करना चाहिए। इस चार्ट में यहाँ आप इसका सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ईपीएस ये सब चेक कर सकते हैं। सेल क्या होना चाहिए, आपको इंक्रीजिंग मोड में होना चाहिए। सेल जब इंक्रीज होगा तभी कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो यही हमें यहाँ पर चेक करना है, क्या इसका सेल इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। सेल बढ़ेगा तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा, और जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, और नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसका ईपीएस बढ़ेगा। इसके बाद इसके आगे आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट मिलेगा, इसको हम चेक करेंगे। ऊपर जो हमने क्वार्टरली रिजल्ट्स देखा उसमें प्रत्येक क्वार्टर का स्टेटमेंट था, जबकि प्रॉफिट लॉस में यहाँ ईयरली स्टेटमेंट है। तो हम क्वार्टरली ना देखकर ईयरली स्टेटमेंट ही चेक करेंगे। सबसे पहले हम सेल चेक करेंगे, तो सेल देख सकते हैं कि 8,000, 10,000, 10,000, 11,000, 13,000, 19,000 इस तरह के, ये अभी 48,000 तक हो गया है और ये इंक्रीज कर रहा है। जब सेल इंक्रीज कर रहा है तो इसके साथ इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रहा है, और सेल और प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट और ईपीएस भी इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें आपको यही देखना है कि सेल इंक्रीजिंग मोड में होना चाहिए, और जब सेल इंक्रीजिंग मोड में होगा तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग मोड में होगा, और ये दोनों जब इंक्रीजिंग मोड में होगा तो इसका नेट प्रॉफिट और ईपीएस भी इंक्रीजिंग मोड में होगा। इसमें आपको इतना चेक करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ आपको बैलेंस शीट मिलेगा। बैलेंस शीट में चेक करना है कि इस कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं इस कंपनी का रिजर्व यहाँ पे बढ़ रहा है। इसके बाद है बोरोइंग। बोरोइंग क्या है, लोन जो कंपनी अपने बिजनेस के लिए दूसरे से लोन लेती है। तो लोन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कभी कभार किसी किसी कंपनी का लोन आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेगा, तो इसका मतलब है कि वो कंपनी अपने बिजनेस के लिए लोन को लेते जा रही है। तो लोन लेना सिर्फ बुरी बात नहीं है, लोन लेना लेकिन सेल इंक्रीज नहीं हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन उसका लोन बोरोइंग इंक्रीज हो रहा है, वैसा कंपनी से आपको तुरंत निकल जाना चाहिए। तो इस केस में क्या है
कि यहाँ पे आपको लोन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके साथ उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा था। इसके बाद आपको यहाँ देखना है टोटल एसेट आपको इंक्रीज होना चाहिए। ये सब हमने चेक कर लिया। अब इसके बाद हम चेक करेंगे इस कंपनी का कैश फ्लोज। कैश फ्लोज मतलब उसके पास नेट कैश क्या है। कैश फ्लोज पॉजिटिव में हो तो ज्यादा अच्छा है, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका 2-3 साल से ये पॉजिटिव में है, उससे पहले ये नेगेटिव में था, लेकिन हमेशा ये पॉजिटिव में रहे तो ज्यादा अच्छा है। फिर भी ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, इसलिए इन सब को नेगलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम इसके बाद देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये बहुत जरूरी है और इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें प्रमोटर है। प्रमोटर कौन होता है? जो कंपनी को चलाता है, जो कंपनी को मैनेज करता है, या जो जिसने कंपनी की शुरुआत की है, वो प्रमोटर है। तो आपको देखना है कि प्रमोटर का होल्डिंग कम से कम 50 हो या उससे ज्यादा हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 50 से ज्यादा है। प्रमोटर का होल्डिंग कम होने से क्या दिक्कत है? प्रमोटर का होल्डिंग कम होने से दिक्कत ये है कि कंपनी को मैनेज कौन कर रहा है? प्रमोटर कर रहा है। उसका होल्डिंग कम है, इसका मतलब कंपनी अगर प्रॉफिट जनरेट करती है तो सबसे कम परसेंटेज किसको मिलेगा? प्रमोटर को। तो हो सकता है कि प्रमोटर उस कंपनी को ग्रो करने के लिए उतना मेहनत ना करे या उस कंपनी पर ध्यान ना दे। इसीलिए कंपनी का प्रमोटर अगर 50% प्लस है तो ज्यादा अच्छा है, और ये 75% तक हो सकता है। सेकंड है एफआईज और डीआईज। एफआईज कौन है? फॉरेन इन्वेस्टर को एफआईज बोलते हैं, और डीआईज है डोमेस्टिक इन्वेस्टर। डोमेस्टिक इन्वेस्टर में आपका म्यूचुअल फंड आ जाता है। तो म्यूचुअल फंड या फॉरेन इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कब करते हैं? उन लोग के पास एक एक्सपर्ट टीम होता है, तो उन लोग पूरा रिसर्च करने के बाद ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर इन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब इन्होंने इस कंपनी के बारे में रिसर्च किया होगा, इन्हें कुछ अच्छा दिखा होगा, या इसमें इस कंपनी की ग्रोथ की संभावना दिखी होगी, तभी इन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। अब हम लोग क्या है कि हम लोग उतना रिसर्च कर नहीं पाते हैं, हम लोग रिसर्च जानते नहीं हैं, तो हम लोग रिसर्च नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस कंपनी में एफआईज और डीआईज दोनों ने इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब ये कंपनी सही है। लेकिन लास्ट क्वार्टर का डाटा कौन सा है? तो लास्ट क्वार्टर का डाटा ये दिसंबर 2023 वाला है। तो इस क्वार्टर के अनुसार आपको देखना है कि एफआईज, डीआईज और प्रमोटर कितना है। ये पीछे का डाटा है, तो हमें करंट डाटा इसमें देखना है कि करंट अभी इसका क्या होल्डिंग है। अगर ये इंक्रीजिंग मोड में है, इसका मतलब अगर एफआईज या डीआईज अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जा रहे हैं, इसका मतलब इस कंपनी में उन्हें कुछ अच्छा दिख रहा है या ग्रोथ की संभावना दिख रहा है, इसलिए ये अपना शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। तो इस केस में आप भी अपना शेयर होल्डिंग को बढ़ाने का सोच सकते हैं, या इस कंपनी में आप रिसर्च कर सकते हैं कि क्यों आखिर ये सब अपना शेयर को होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। या फिर प्रमोटर अगर अपना शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहा है, इसका मतलब उन्हें अपने कंपनी में कुछ दिख रहा होगा, तभी तो अपना शेयर होल्डिंग को वो बढ़ा रहे हैं। तो प्रमोटर के द्वारा शेयर होल्डिंग को बढ़ाना एक ग्रीन सिग्नल माना जाता है कि जरूर उस कंपनी में कुछ होने वाला है, इसीलिए प्रमोटर अपना शेयर के होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको कहीं दिखे कि किसी कंपनी में प्रमोटर अपना शेयर होल्डिंग बढ़ा रहा है, तो आप समझ जाइए कि उस कंपनी में कुछ ना तो कुछ तो होने वाला है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का होल्डिंग क्या है इस कंपनी में, और लास्ट है पब्लिक, कि पब्लिक टोटल इसमें कितना परसेंट शेयर होल्ड कर रहा है। अब हम आपको एक और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को दिखाते हैं, और उसमें हम दिखाएंगे कि किस प्रकार के शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको नहीं जाना है या आपको उस कंपनी से दूर रहना है। अब आप इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग यहाँ डिक्रीज होते गया और यहाँ पे आके इसने लगभग अपना शेयर बेच दिया। इसका मतलब जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं या जो कंपनी को चला रहे हैं वो खुद से निकल लिए। ठीक है, इस प्रमोटर ने शेयर को बेच दिया, लेकिन इसके शेयर को खरीदा किसने? तो देख सकते हैं एफआईज ने नहीं खरीदा, डीआईज ने नहीं खरीदा। इसका मतलब क्या है? इन लोगों को मालूम है कि इस कंपनी में कुछ नहीं होने वाला है या इसमें इसका भविष्य ठीक नहीं है, इसने नहीं खरीदा। तो इसके शेयर को खरीदा किसने? तो देख सकते हैं पूरा पब्लिक ने उठाया है। सबसे बेवकूफ कौन है? पब्लिक, जो इस कंपनी के शेयर को उठा लिया। अब इस कंपनी में जो लॉस होगा वो लॉस किसको होगा? पब्लिक को होगा। आप देख सकते हैं कि इसका इंडिकेशन यहीं से मिलना स्टार्ट हो गया दिसंबर 2022 से। मार्च 2023 में इसका डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज हुआ तो एफआईज ने नहीं बाई किया, डीआईज ने नहीं बाई किया, बाई कौन किया? पब्लिक। तो ये सब कंपनी से आपको दूर रहना है, या जहां प्रमोटर होल्डिंग घटने लगे वहां आप सतर्क हो जाएं। अगर प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो रहा है और उसको एफआईज और डीआईज बाय नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, वहां से आपको तुरंत निकल जाना चाहिए। अगर प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो रहा है
उसको एफआईज और डीआईज बाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रमोटर जो अपना शेयर होल्डिंग बेच रहा है वो किसी अन्य कारण से बेच रहा है, जो कि एफआईज और डीआईज को मालूम है, और उसके मौके का फायदा वो उठा रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉपर रिसर्च से ही अपना शेयर को बाई करते हैं या सेल करते हैं। और पब्लिक जो है वो विदाउट रिसर्च, जहां दिखा कि शेयर ऊपर जा रहा है वो बाई कर लेते हैं, जहां दिखा शेयर नीचे आ रहा है निकल लेते हैं। तो इसीलिए आप जब भी आप शेयर को बाई करें तो ये सब जरूर देखें कि यहाँ प्रमोटर होल्डिंग, एफआईज और डीआईज का क्या डाटा है। ये सब चेक करने के बाद ही आप बाई करें। अब हम आपको एक और कंपनी पे ले चलते हैं, वहां देखते हैं उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें भी एफआईज और डीआईज नहीं है, और प्रमोटर अपना माल बेचते जा रहा है और वो ले कौन रहा है? पब्लिक। ऐसे कंपनी में तो आपको जाना ही नहीं चाहिए। ऐसा कंपनी जहां दिखे आपको सबसे पहले साइड हो जाना चाहिए। ये हमने 2 कंपनी दिखाया, और हम आपको एक और कंपनी दिखाते हैं, उसमें हम ले चलते हैं आपको। ये कंपनी देखिए, इसमें हम आपको प्रमोटर होल्डिंग दिखाते हैं। इसमें भी देखिए, यहाँ से प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज होके सीधा 0 हो गया। इसको बाय किसने किया? टोटल देखिए, यहाँ टोटल पब्लिक ने उठाया। इसमें एफआईज डीआईज है, देखिए एफआईज ने अपना कम कर लिया, डीआईज ने भी धीरे धीरे कम ही किया है, उसने बाय नहीं किया। लेकिन बाय किसने किया? सारा पब्लिक ने बाय किया। अब हम आपको इस कंपनी का चार्ट भी दिखाते हैं कि इस कंपनी का चार्ट कैसा है। आप तो यहां से देखकर समझ गए कि आपको इस कंपनी का शेयर नहीं खरीदना है, लेकिन आप चार्ट को भी देख लीजिए। चार्ट भी आपको ये बताएगा कि इस कंपनी का शेयर को आपको नहीं खरीदना है। आप देख सकते हैं मैक्सिमम पर हमने रखा है। यहाँ पर ये सीधा आपको दिख रहा है कि डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे कंपनी में तो आपको जाना ही नहीं चाहिए। हमने फर्स्ट स्टेप में ही आपको बताया था कि ये कंपनी जैसे ही इस तरह का चार्ट दिखे आप उसको तुरंत छोड़ दें। तो दोस्तों, अगर आपने किसी भी कंपनी का इतना एनालिसिस कर लिया तो आपको लॉस होने का संभावना बहुत कम हो जाएगा। जब भी आप किसी भी शेयर को बाय करें तो प्रॉपर एनालिसिस जरूर करें, उसके बाद ही बाय करें। इमोशनल होकर किसी भी शेयर को बाय ना करें, या किसी के रिकमेंडेशन से किसी भी शेयर को बाय ना करें। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना ट्रेडिंग अकाउंट नहीं ओपन किया है तो जीरोधा का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।